और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हमारे तीनों ही खास मेहमान का आप स्वागत कीजिए। प्लीज टेक अ सीट। सबसे पहले मेरा सवाल सौरभ कुमार जी आपसे रहेगा और ये सवाल मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ रहेगा क्योंकि मैं भी उसी धरा से आती हूँ जिस धरा से आप आते हैं और मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रदेश से आना और एक नाम स्थापित करना बहुत कठिन है। कैसे आप आए, दिल्ली तक पहुंचे और कैसे लोगों के लिए आप एक मिसाल बने और इतने छोटे से करियर में इतना छोटा उम्र आपका कैसे मुमकिन हो पाया? तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर एंड देखिए अभी तो जर्नी है, अभी तो काफ़ी आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट ही है जर्नी का, बट आई थिंक हम लोगों के मतलब हम जो भी आज हैं आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ आई वुड से क्रेडिट जो है गोज टू आई थिंक पीपल अराउंड मी। आई थिंक जब भी मैं सोचता हूँ अपने पास 20-30 ईयर्स अब रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मतलब बहुत सारे लोगों का मतलब फैमिली, पेरेंट्स, सारे जो भी टीचर्स अर्ली डेज में दैट पुशेस यू इन द जर्नी एंड देन सुलभ इंटरनेशनल एक आप शायद जानते होंगे उनके तो इन सारे अलग अलग टाइम पे करियर में आई थिंक दे केम एंड दे हेल्प मी। बिहार से लाके DPSR के पुरम में पढ़ाई किया, फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर US किया, याहू में काम किया, फिर भारत वापस आए, फिर कंपनी बनाई, फिर ये दूसरी कंपनी। तो इन सारे आई थिंक जो भी हम लोगों का स्टार्टिंग से अभी तक आए हैं मुझे तो लगता है कि देखिए हम लोग मेरा बस जो भी काम कर रहा हूँ बट सपोर्ट सबका रहा है एंड मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार देखिए हम काम बस करते हैं, आई थिंक डेस्टिनी तो ऊपर से लिखा हुआ है। तो मोस्टली आई वुड से दैट कि लॉट ऑफ पीपल other than me have helped me grow and got me till this position, but obviously there are things that मतलब सही समय पे सही मतलब काम करना, जो पापा ने जैसे फॉर इंस्टेंस वर्क के लिए इंस्टिल किया है डेडिकेशन की आप 4 o'clock उठो एंड देन वर्क करो एंड आज भी मैं आई थिंक 12-13 घंटा तो रोज का काम करता ही हूँ चाहे। पर जोरदार ताली इस चीज के लिए। तो वर्क बहुत मतलब डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी। तो सो मतलब सो दैट्स मोस्टली दैट आई थिंक कि काम आपको अपना करना है, बाकी सहायता धीरे धीरे मिल जाती है अगर आप कोशिश करते रहो तो समवेयर यू रीच। और कहते भी है ना कोशिश कर। तो वर्क बहुत मतलब डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी। तो सो मतलब सो दैट्स मोस्टली दैट आई थिंक कि काम आपको अपना करना है, बाकी सहायता धीरे धीरे मिल जाती है अगर आप कोशिश करते रहो तो समवेयर यू रीच। और कहते भी है ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत कम वक्त में आपने एक पहचान बनाई और उसके बाद आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब मिस्टर राजेश मैं आपके पास आना चाहूँगी। रियल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, और सबसे पहले ख्याल कैसे आया और किस तरीके से आप आगे बढ़े और आप में क्या खास है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच भारत 24 एंड मनोज जी का, जो हमें आज यहाँ इनवाइट किया विद द ग्रेट पर्सनालिटीज़। मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ पे स्पीकर्स का हम लोग को सुनने का मिला। एक्चुअली हमारा कैरियर शुरू हुआ था जब आपको तो याद नहीं होगा, जब वीडियो कैसेट्स आती थी मुझे याद है 90s 80s में। तो उस समय वो मैक्सिमम फिल्म्स डुप्लीकेट आती थी इंडिया में। तो जब हम लोग देखते थे कि इंडिया की फिल्म्स हैं और इंडिया में ही डुप्लीकेट कैसेस उसकी आ रही हैं, तो अब एक विचार आया हमारे माइंड में कि क्यों ना हम लोग, क्योंकि प्रोड्यूसर तो इंडिया पे ही हैं, उन सबसे हम लोग राइट्स लेके, फिल्म के राइट्स लेके और इंडिया में ही उसको मैन्युफैक्चरिंग करें, इंडिया में ही उसको हम बनाएं। तो 1988 और 19 में तो हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स से फिल्म्स के राइट्स लिए और इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन किया वीडियो कैसेट्स का। और उसमें जो वीडियो कैसेट्स में एडवर्टाइजमेंट्स आते थे जो डिस्टर्ब करते थे फिल्म को, आपको शायद याद होगा, तो वो हम लोग बनाते थे और वहाँ से हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में शुरुआत हुई। जी मिस्टर वरुण मैं आपके पास आना चाहूँगी। क्यों बस्टर, जब ये नाम सुनते तो मन में कई सारे सवाल आते हैं, लेकिन सबसे बेसिक क्यों बस्टर है क्या?
नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। इस चीज़ की शुरुआत हमारे इस थॉट से हुई थी कि जब कभी भी आप दुकानों पर जाते हो और खासकर बड़ी दुकानों पर जाते हो तो लाइन लग जाती है वहाँ पर बिलिंग काउंटर पर। तो आइडिया यही था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो अच्छा चले, स्पीड में चले, ताकि लाइनें ना लगे। इसीलिए उस नाम का मतलब था क्यू बस्टर। और हम जो बनाते हैं वो है दुकानों के लिए सॉफ्टवेयर, जिससे वो बिलिंग कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, खाता मैनेज कर सकते हैं, अपना कस्टमर मैनेजमेंट कर सकते हैं, लॉयल्टी कर सकते हैं। तो एक तरह की सुपर ऐप है, एक बिजनेस सुपर ऐप है जो रिटेलर्स, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी वाले, किराना वाला, कोई भी बिजनेस जिसकी दुकान है वो यूज कर सकता है। और हमारा सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद लाइनें नहीं लगती हैं, इसलिए उसका नाम क्यू बस्टर था। मतलब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जी, लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इजिली। लोग खुद नहीं करते, दुकानदार ही करता है इस्तेमाल। लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता है, विंडोज वाले सिस्टम होते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप, बड़े महंगे और बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यूज होते हैं दुकानों पर। इसलिए इंडिया में मात्र 7% या 6% ही है दुकानें जो यूज करती हैं किसी तरीके का सॉफ्टवेयर, बाकी सब पेन एंड पेपर पे ही करते हैं। तो अगर वो कोई सॉफ्टवेयर यूज करें और उसकी वजह से उन्हें तकलीफ बढ़ जाए, ये तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। तो हमारा आइडिया ये था कि हम एंड्रॉइड पे देंगे, फोन पे दे देंगे, या जो क्रेडिट कार्ड मशीनें होती हैं उस पर अपना सॉफ्टवेयर लगा देंगे, ताकि बिलिंग बहुत जल्दी हो जाए, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हो। बिल्कुल। और उस वक्त भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सवाल भी होते थे। हालांकि अब तो बहुत सारी चीज़ें इनोवेट हो चुकी हैं, लेकिन आपका जो सफ़र रहा, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सौरभ जी, मैं आपके पास आऊँगी। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे मालूम चला कि आपने अपनी कंपनी टेक स्टार्टअप क्यूब 26 पेटीएम को बेच दी, और उसके बाद एक ब्रांड आपने नया बनाया यूलर्ड मोटर्स के नाम से। इतनी कम उम्र में अब इंसान एक कंपनी को बनाने में और उसको एक पहचान दिलाने में उसकी पूरी ज़िंदगी वो खपा देता है। आपने दो कंपनियां बना ली और इतने कम उम्र में, कैसे संभव हो पाया? देखिए, तो मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ। 2012 में मैं यूएस में ही था, अपना याहू में काम कर रहा था। एंड देन आई थॉट कि इंडिया के लिए कुछ करना था, हमेशा से था कि भारत के लिए कुछ करना है। और चूँकि मतलब बिहार से आए थे, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया था, तो अपने लिए मैंने देख लिया ठीक है पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट हमेशा से मन था कि यहाँ आए और बिल्ड करें कुछ। यहाँ आए उस समय में फ़ोन का रेवोल्यूशन चल रहा था, डिजिटल से आपका स्मार्टफोन आ रहे थे, फीचर फ़ोन से कैमरा फ़ोन। तो पहले हम लोग ने उसमें सॉफ्टवेयर की कंपनी बिल्ड की, और हम लोग का उस समय में मन था कि हम लोग इंडिया में अपना फ़ोन कंपनी बिल्ड करें। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में वी कुड नॉट बिल्ड द कंपनी इन द फोन डोमेन, बट हम लोग का सॉफ्टवेयर बहुत सही चल गया, जिसमें कि हम सारे इंडिया के जितने भी स्मार्टफोन प्लेयर थे वो हम लोग की सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। चाहे वो कैमरा से फ़ोटो खींचना है, नाइट में फोटोज़ को आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर प्लीज़ आप माइक अगर ऊपर कर ले तो अच्छे तरीके से हमारे दर्शक सुन पाएंगे आपको। तो हम लोगों ने वो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, एंड देन इवेंचुअली वो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पेटीएम को बेच दिया। उसी समय हम लोग ने देखा कि इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज़ में आपका एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी लोगों को तकलीफ हो रही है। तो पहले हर नागरिक की तरह यही होता है कि यार गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रहा है, कोई और क्यों नहीं कुछ कर रहा है, पोल्यूशन का क्या होगा। देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज एन इंजीनियर, एंड वहाँ पे द थॉट केम कि हम क्यों नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में एंटर करें, एंड ये जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है उसको इंजीनियर की तरह सॉल्व करें। तो वहाँ पे हम लोगों का व्हीकल की तरफ आया कि व्हीकल बनाते हैं जिसमें कि एयर पोल्यूशन को हम कम कर पाए, और वहाँ से फिर नई कंपनी की शुरुआत हुई। तो ये वो जो है कि दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली इट केम टू कि मैं ही क्यों नहीं खुद से करता हूँ। एंड वहाँ से सोचा, देखिए कंपनी तो धीरे धीरे बिल्ड हो गई। कंपनी में आज 1600 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक चीज बताइए, क्योंकि हम लोग उस राज्य से आते हैं, उस राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ पर लोग मम्मी पापा सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, आईएएस आईपीएस बन जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में सौरभ जी का कैसे ख्याल आया कि नहीं यार मुझे तो स्टार्टअप में जाना है, मुझे कुछ अपना बनाना है? हमारे घर में भी ये चर्चा होती ही रहती है। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी अभी आईएएस की तैयारी कर रही है। तो आईएएस बिहार में आप ग्रो कर रहे हैं तो आईएएस तो पहला ऑप्शन होता ही है। बट समवेयर आई थिंक कॉलेज में भी, वरुण भी बाय द वे वी वेंट टू सेम कॉलेज में ही थे हम लोग। तो इंजीनियरिंग के प्रति मेरा हमेशा से झुकाव था। पापा मैथ्स के प्रोफेसर थे, फिजिक्स में अच्छे थे, तो मेरा बचपन से ही इंजीनियरिंग में झुकाव था। तो मुझे इंजीनियरिंग काफ़ी सही लगता था, एंड तो मुझे लगा कि यार अगर इंजीनियरिंग बहुत
तो पहले या तो इंजीनियर बनते हैं, फिर देखा कि इंडिया के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिसको कि अगर एज एन इंजीनियर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं या तो पोल्यूशन कम होगा, आपके मेडिकल रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं पोल्यूशन की वजह से वो कम होंगे, तो फिर उधर झुकाव अपना और देखिए इंजीनियरिंग की इससे तरफ ही- शानदार क्या इसमें हो मैं एक सकता ऐड है। करूंगा, सौरभ बहुत अंडर प्ले कर रहा है, इसने बिल्कुल सही बात बोली। हम दोनों सेम क्लास में थे दिल्ली जी। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और हमारी दोस्ती ऑलमोस्ट 18 साल पुरानी है। ये प्रोडिजी केस है, इसने छठी क्लास में 10वीं कर ली थी। तो अच्छा। इसके लिए लॉजिकल स्टेप यही था कि ये आगे जाकर कंपनी ही बनाएगा, और कुछ ना कुछ देखा जाए तो हम दोनों ने एक दूसरे को ही आई थिंक लेकिन सपोर्ट मुझे किया और लगता है कि inspire इससे किया। ज्यादा खूबसूरत बात क्या होगी कि आप साथ में पढ़े, साथ में खेले, और आज आप भारत 24 के मंच पे भी साथ पे है। बस जोरदार तालियां इस चीज के लिए। और आप इसने भी कंपनी बेची और हमने भी कंपनी बेची थी सेम ईयर में। शानदार। अब राजेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर दो लोग ऐसे बैठे हैं जो कि स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में जब स्टार्टअप की बात आती है तो मन में ख्याल आता है कि उसको भी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। कैसे जो न्यू कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ अपना इनिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए स्टार्टअप, आप क्योंकि इस फील्ड में हैं, आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कैसे मदद करता है। देखिए बड़ा सिंपल, मैं एक बात बताता हूँ कि जो इंडिया में या वर्ल्ड में जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ हो, कोई चीज़ बेचनी है या मार्केट करनी है तो उसके लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की बहुत ही ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस रहती है किसी कंपनी को ग्रो करने में और जल्दी ग्रो करने में। तो जैसे इन्होंने बताया पेटीएम इज आल्सो राइट एग्जांपल फॉर दिस। एंड उसका रूप कुछ भी, एडवर्टाइजिंग का रूप कुछ भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, एटीएल भी हो सकता है, बीटीएल भी हो सकता है। आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एग्जीबिशंस के थ्रू कर रहे हैं, 1-to-1 मीटिंग जाके कर रहे हैं। यदि आप 1-to-1 मीटिंग जाके कर रहे हैं तो अपना विजिटिंग कार्ड या अपना ब्रोशर देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो एक तरीके से वो एडवर्टाइजिंग ही है। उसको बनाने में एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट का हाथ होता है। आपका चैनल है तो उसमें भी क्रिएटिव डिजाइनिंग, स्टेज डिजाइनिंग और सब हर चीज़ों का एक दिस इज ऑल आपके आसपास मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, नाइट तक, जब आप घर से निकलते हैं या घर में रहते हैं तो आपको एडवर्टाइजिंग ही दिखाई देती है, कोई या किसी ब्रांड की हो या किसी सर्विस की हो। और जहाँ तक स्टार्टअप्स का ख्याल है, मेरा वो है आइडिया है कि स्टार्टअप्स को एडवर्टाइजिंग बहुत जल्दी उस मुकाम पर ले आती है जहाँ पे वो 5 साल बाद या 4 साल बाद पहुँचना चाहते हैं। उसको हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग 2 साल में उस स्टेज पे ले आए। मतलब जो दिखता है वही बिकता है, सीधी सी बात। Yes, मिस्टर वरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जब हम बात करते हैं बढ़ते भारत की, तो भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए रिटेल सेक्टर की अगर आप भूमिका देखते हैं तो वो किस तरीके की है और आपका पीओएस सॉफ्टवेयर इस दिशा में कैसे कार्य कर रहा है? अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो रिटेल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी में। और अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में कितने मॉल्स नए खुले हैं, उसी से पता लगता है कि एक इकोनॉमी कितनी बेटर हो रही है। क्योंकि अगर एक लखनऊ जैसे शहर में अगर आप देखेंगे, आई थिंक लास्ट 5 साल में करीबन 10 नए मॉल, बड़े मॉल खुल गए हैं। इससे पता लगता है कि इकोनॉमी एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब क्योंकि रिटेल जीडीपी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत कंट्रीब्यूट करता है, तो उस रिटेल को ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक मॉल में एक जगह लेंगे और फिर पेन पेपर पर ही बिल करेंगे। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी और ग्रोथ साथ साथ चलती हैं, और हमारी जैसी शायद 10 और कंपनियां लगेंगी अगर हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन कंपनी तक पहुंचना है। तो भविष्य रिटेल का और हमारी जैसी कंपनी का दोनों का ही बहुत अच्छा है, और हम हैंड इन हैंड, वी आर मूविंग हैंड इन हैंड टुगेदर। सो होपिंग फॉर द 5 ट्रिलियन टू हैपन रियली सून। वेरी सून। मिस्टर सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगी। और क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कमर्शियल ईवी व्हीकल्स की जब बात करते हैं, हालांकि हाल के दिनों में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इसको लेकर के, लेकिन आपको ख्याल कैसे आया कि आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है कमर्शियल ईवी व्हीकल्स को लेकर खास तौर पर? हालांकि इस वक्त जो मैक्सिमम है वो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं, लेकिन आपको कैसे मन किया कि नहीं, मुझे भी इसी तरीके से जाना है, आगे बढ़ना है? सो देखिए, मतलब बहुत सारे सोच थे, बट वन ऑफ देम वाज कि एक तो देश के लिए कुछ करना है। वहाँ से आया तो वहाँ से बिल्कुल हम लोगों ने सोचा कि ईवी से अगर हम बिल्कुल जो ज़मीन पे जो जुड़े हुए लोग हैं, मान लीजिए जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, कमर्शियल ईवीज़ में स्पेशली 3 व्हीलर 4 व्हीलर में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ड्राइवर हैं जो कि कहीं उसी गाड़ी से अपना घर चला रहे हैं,
अपना मतलब स्कूल बच्चों की फीस दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने अर्निंग पे फोकस किया कि उनकी अर्निंग्स कैसे बढ़ाए, तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा फोकस रहा। बट कमर्शियल सेलेक्ट करने के और भी रीजंस थे। देखिए, एक तो सिंपल रीज़न ये था कि कोई भी कंपनी अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें ये सोचना है कि यार ये प्रॉफिटेबल इवेंचुअली कैसे होगी। अगर उस प्रॉफिटेबिलिटी के कर्व में हम लोग देख रहे थे तो कमर्शियल में हमें ये दिख रहा था कि जो भी सेगमेंट है, चाहे सब्सिडी रहे नहीं रहे, कुछ भी चेंज हो, बिकॉज ये गाड़ी रोज़ 100 किलोमीटर चलती है, रोज़ 120 किलोमीटर चलती है, तो उसकी सेविंग रोज़ की बनेगी। सेविंग अगर रोज़ की बनेगी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक में हम लोग का 50 से 60 पैसा पर किलोमीटर उनको आता है, वर्सेस डीजल में 3 से 4 रुपए पर किलोमीटर, तो वो रोज़ रफली 200 रुपीज़ बचाता है और साल के अंत में वो 50-60 हज़ार बचाता है। तो हमें लगा कि अगर कमर्शियल में जाते हैं तो उसको सेविंग समझ आएगी, तो फिर चाहे कुछ भी बदलेगा, चाहे आपका प्राइस कुछ बढ़ेगा, कभी ड्यूटी चेंज होगा, कभी सब्सिडी चले जाएगी, मगर ये एक सेगमेंट है जो हमेशा ग्रो करेगा। एक आखिरी सवाल मेरा। कोविड में भी देखा होगा कि कमर्शियल ही आपका चल रहा था, क्योंकि सामान तो हमेशा आप ले ही जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सब सोच से ही कमर्शियल। ठीक है, आखिरी सवाल मिस्टर राजेश आपसे मेरा रहेगा, और हमने ये सुना है कि गोल्डी मसाले को ब्रांड बनाने में आपकी बहुत इम्पोर्टेंट, आपने वहाँ पर काम किया है, कैसा आपका अनुभव रहा? अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे आपको पता ही है कि इन लास्ट 43 इयर्स आज गोल्डी मसाले, गोल्डी ग्रुप एक स्टेट का ब्रांड नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। मेरी सोम गोयंका जी से और श्री सुरेंद्र गुप्ता जी से मुलाकात हुई थी 1990 में, तो हमने सबसे पहले उसका एडवर्टाइजिंग का महत्व समझा और सबसे पहले हमने एडवर्टाइजिंग किया था ओम नमः शिवाय। उस समय दूरदर्शन पे आता था, उस समय टीवी चैनल्स इंडिया में नहीं थे, तो वहाँ से हमारी एडवर्टाइजिंग की शुरुआत हुई थी गोल्डी ग्रुप के साथ। और जैसे गोल्डी मसाले का स्लोगन है, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, तो आज तक वो रिश्ता निभता आ रहा है। और ये गोल्डी परिवार के हम एक सदस्य हैं और एक तरीके से करीबन 1500 से 1600 लोग हैं जो गोल्डी परिवार के एक सदस्य हैं। और आज ये ब्रांड आपको मालूम है कि और हम उम्मीद करते हैं सर कि आप जहां जाएं आप भी रिश्ते बनाएं। थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।